सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो ये है हम लोग का चैप्टर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर के लिए। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग बहुत मज़े के साथ ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है पर बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपना ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। और आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे मिलेगा इस बोर्ड पे मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसका PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10th मैथ या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले या इसके क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे जिस रूल से वो सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आप लोग को जो चैप्टर नंबर 5 है हम लोग का, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणियाँ। तो आप पहली बार इस नाम को सुन रहे होंगे तो आपके मन में एक डाउट हुआ होगा कि आखिरकार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार होता क्या है, समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं बताती हूँ कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है कि आप टेबल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी भी नंबर का टेबल ले लीजिए, 2 का टेबल ले लीजिए, 5 का, किसी भी नंबर का आप टेबल ले लीजिए। तो आप लोग ने देखा होगा जो हम लोग का टेबल होता है वो क्या होता है, मतलब जो पहला नंबर होता है उसको रिपीट करते जाता है, मतलब जो उन लोग का गैप बराबर होता है बीच का। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का टेबल है तो 2 के टेबल 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 ऐसे से शो ऑन आप लोग का आता है। तो आप लोग ने कभी ये ध्यान दिया है कि जो इन दोनों नंबर के बीच का गैप है वो बराबर होता है। जैसे 4 और 2 के बीच का गैप जो होता है वो 2 है। ठीक है, और 4 और 6 के बीच का गैप भी 2 है। 6 और 8 के बीच का भी गैप 2 है। 8 और 10 के बीच का भी गैप 2 है। तो यानी जिस श्रेणी का बीच का गैप बराबर हो बस वही हम लोग समांतर श्रेणियाँ उसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई और एग्जाम्पल ले लिया, टेबल तो नहीं, अब मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है, फिर आप लोग 5 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर 11 ले लीजिए। तो आप लोग देखे होंगे कि इन दोनों के बीच का भी गैप बराबर है। तो 5 और 2 के बीच का गैप निकालेंगे तो 3 आएगा। 8 और 5 के बीच का गैप निकालेंगे 3 आएगा। 11 और 8 के बीच का भी गैप निकालेंगे तो 3 आएगा। यानी वह श्रेणी जिस श्रेणी में उन दो मतलब एक के बाद जो क्रमागत संख्या है उनके बीच का गैप बराबर आए हम लोग उससे कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग का 5 का टेबल लीजिए, 5 2 10, 5 3 15, 20, ठीक है, शो ऑन। तो ऐसे आप लोग देखेंगे कि इन दोनों का गैप बराबर है, इन दोनों के बीच का। ठीक है, 5 तो इन लोग में 5 का यानी ये 5 का टेबल है। ठीक है, उसे ही हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणियाँ जिस श्रेणी में के बीच का गैप बराबर हो। ठीक है, एक नियत संख्या आए उन दोनों के, मतलब अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएं तो एक ऐसी संख्या है जो इसमें से इसको घटाने पे भी हम लोग को प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं समांतर श्रेणियाँ की कि वह श्रेणी जिसके बीच का गैप बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियाँ यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप लोग को थोड़ा कुछ तो समझ में आया हो। ठीक है, अब जैसे मैं लेती हूँ रूल नंबर 1 आप लोग लिख सकते हैं
कि हम लोग का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, कोई भी ऐसी क्रमागत श्रेणी जिसके बीच का गैप बराबर हो। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। बस थोड़ा मैं आप लोग समझाने के लिए बता रही हूँ कि होता क्या है। वैसे आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता कि बताइए इसको कहते हैं क्या। ठीक है, मैं बस आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का कि आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो वही समांतर श्रेणियों के किसी भी श्रेणी के बीच का गैप बराबर हो तो हम लोग उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आप लोग ये लिख सकते हैं। आप अपने एग्जाम्पल में ये आ गया आपका रूल नंबर 1। ठीक है, अब मान लीजिए ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसके भी कुछ होते हैं कि हम लोग पहले नंबर को क्या कहते हैं, इन लोग के बीच के गैप को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर हम लोग का कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है तो जिस नंबर से हम लोग की वो श्रेणी शुरू हो रही है, यानी इस श्रेणी में पहला नंबर क्या है आपका 2, तो जिस नंबर से वह श्रेणी शुरू हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं A1। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग A1। और जो इन लोग के बीच का गैप है उसे क्या कहते हैं हम लोग D। इसे आप लोग वो भी कह सकते हैं कि सामान्य अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस भी आप लोग इंग्लिश में इसे कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सामान्य अंतर हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हम लोग इससे किससे प्रेजेंट करते हैं, इसे डी से, यानी डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है उसे हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी का एक फॉर्मूला भी होता है। आप लोग तो इसमें ये क्योंकि एक टेबल है, एक बहुत इजी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, इसलिए आप लोग इसमें बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इनमें बीच का गैप क्या है। तो हम लोग बता सकते हैं कि इन लोग के बीच का गैप क्या है 2, तो D = 2। ठीक है, लेकिन आप लोग को थोड़ी टफ भी श्रेणी मिलती है तो एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि D = A2 - A1। ठीक है, अब देखिए A2 क्या होता है। A2 क्या होता है कि ये तो हम लोग ने A1 मान लिया जिस नंबर से ये श्रेणी शुरू हो रही है। A2 हम लोग उसे कहते हैं जो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग A2 में से A1 घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इस फार्मूला को लगा के भी आपका D निकाल सकती हूँ। तो देखिए क्या है, A2 क्या है आपका 4 - A1 क्या है 2। ये तो इजी कंसेप्ट है, इजी एग्जाम्पल है, तो आप लोग को मैं इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़े टफ भी आते हैं तो अगर आप लोग अपने से नहीं निकाल सकते D, तो आप लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, D = A2 - A1। ठीक है, A2 क्या है हम लोग का जो दूसरे नंबर पे है इस श्रेणी में, और A1 क्या है जो पहले नंबर जिस नंबर से श्रेणी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का रूल नंबर 2 कि हम लोग का A1 क्या होता है और A2 क्या होता है और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आप लोग A1 को फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद भी कह सकते हैं। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए ऐसे, ये जो A1 है ये क्या है हम लोग का फर्स्ट टर्म, यानी हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद या फिर पहला पद। ठीक है, प्रथम पद, और ये क्या हो जाएगा तब द्वितीय पद, और ये क्या है हम लोग का A3 यानी तृतीय पद, और 8 क्या है आप लोग का चतुर्थ पद। ठीक है, तो हम लोग A1 को क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, D को क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि सामान्य अंतर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इन लोग के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि D का फॉर्मूला होता है अगर दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि D का फॉर्मूला लगा देते हैं A1 - A2, पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, ऐसे करेंगे, यानी A2 - A1 करके हम लोग D निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का रूल नंबर 1 कि आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने वो डेफिनेशन भी बता दिया है कि डेफिनेशन क्या होता है आपका, ऐसी श्रेणी जिसमें नंबर के बीच का गैप बराबर हो। ठीक है, आप लोग को समझ के चलना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता, पर मैं बता दे रही हूँ कि आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने रूल नंबर 1 बता दिया, रूल नंबर 2 आई होप आप लोग को दोनों रूल समझ में आए हो। बस इसी रूल के आधार पे आज हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को ये सारे रूल समझ में आए हो। 2 ही रूल हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और रूल भी जानेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का रूल नंबर 1 और 2।
आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो हम लोग को कोई सिचुएशन दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिए हैं, इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो क्यों। ठीक है, हम लोग को बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मैं बता दूं, एपी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखिए प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज 5.1 का आई थिंक पूरे चैप्टर का ये सबसे थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और सब बहुत ज़्यादा इजी है, बिना दिमाग लगाए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, समझ के चलेंगे आप लोग को सब आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है 15 रुपये। मान लीजिए आप लोग टैक्सी पे बैठे, ठीक है, टैक्सी पे बैठे और आपके घर से 1 किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये। ठीक है, कितना 15 रुपये। 1 किलोमीटर आप लोग जितना भी जाएंगे उसका 15 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा। अब आप लोग 1 किलोमीटर चल लिए, अब आप लोग को क्या करना है, और चलना है, मतलब और आगे जाना है। तो क्या करना है कि आप लोग ने 15 रुपये तो दे दिया, अब क्या कह रहा है कि अगर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8, तो अब 1 किलोमीटर से और ज़्यादा अगर आप लोग 1 किलोमीटर और जाएंगे तो आप लोग को 8 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जो पहले बार आप लोग ने अपने घर से 1 किलोमीटर चला उसका तो आप लोग ने 15 रुपये दिया, पर अब जो अगर आप देंगे उस 1 किलोमीटर से और आगे जाने के लिए देंगे तो सिर्फ 8 रुपये देंगे 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो A1 हो जाएगा, यानी A1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15, क्योंकि जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपये है। A1 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, A1 15। अब A2 कैसे होगा, जब हम लोग 15 रुपये तो दे चुके हैं, अब जब दूसरा किलोमीटर चलेंगे यानी 2 किलोमीटर चलेंगे तो उसमें 8 और जोड़ेंगे, 8 रुपये और देंगे। ठीक है, 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का A2 इक्वल टू 15 8 23। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ 23 23। अब देखिए A3 क्या हो जाएगा आप लोग का, A3 क्या हो जाएगा, आप लोग ने अपने घर से 1 किलोमीटर चला 15 रुपये दिया, फिर उस 1 किलोमीटर से और 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपये दिया, अब उस 1 किलोमीटर से और 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 तो दिया, प्लस 8 भी दिया, प्लस 8 और देंगे, तब आप क्या हो जाएगा A3। ठीक है, A3 तो 15 8 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31। ठीक है, तो आप लोग का A1 क्या है 15, यानी अपने घर से 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये, फिर उस 1 किलोमीटर से और 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपये जोड़ा, 15 प्लस 8 23, फिर उस 1 किलोमीटर से और 1 किलोमीटर चला तो 15 प्लस 8 प्लस 8। प्लीज़ समझने की कोशिश करेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, यानी प्रथम बार जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपये देंगे, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपये, यानी अगर उसके बाद और चलेंगे तो आप लोग को हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग को इसमें क्या बताना है कि क्या ये एक AP है। AP का मतलब क्या होता है कि उसके नंबर के बीच का गैप बराबर। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि नंबर के बीच का डिफरेंस जो है, गैप जो है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें D का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र मैंने आप लोग को बताया था D इक्वल टू, अब देखिए हम लोग इन तीनों के बीच में D का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। तो अगर D1 इक्वल टू D2 बराबर आया तो हम लोग क्या कहेंगे AP है, क्योंकि उन लोग के बीच का गैप बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए D का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था A2 माइनस A1। तो सबसे पहले हम लोग D1 का फॉर्मूला लगाएंगे। D1 के लिए क्या लगाएंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, A2 है आपका 23 माइनस A1 क्या है आपका 15।
ठीक है, इक्वल टू 8 आ गया, तो D1 का मान 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है आप लोग का, A3 है आप लोग का 31 माइनस A2 क्या है आप लोग का 23, तो 31 में से भी 23 घटाएंगे तो 8 आएगा आप लोग का। तो जो D1 है वो इक्वल टू आ रहा है D2 के, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो AP है वो मतलब ये जो श्रेणी है, जो श्रेणी बनेगी वो क्या है हम लोग की AP है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। हम लोग अब देखिए हम लोग को रीज़न भी बताना पड़ेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्यों, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे क्योंकि इन लोग के बीच, इन लोग के नंबर के बीच का गैप बराबर है, और अगर पहली वाली संख्या में 8 जोड़ेंगे तो हम लोग को दूसरी वाली संख्या मिलेगी, और जब दूसरी वाली संख्या में 8 जोड़ेंगे तो हम लोग को तीसरी वाली संख्या मिलेगी, यानी कि एक ये सही अच्छी मतलब अच्छी खासी आप लोग की AP है, ठीक है, यानी D1 इक्वल टू D2 है, तो ये आप लोग के कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो हम लोग कहेंगे AP है, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप लोग के पास एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा बेलन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग का, मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में बना दिया है, भाई ऐसा कुछ आप लोग का सिलेंडर दिखता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है इसमें हवा भरी है, मान लीजिए आप लोग के पास X हवा भरी है, ठीक है, पूरा फुल है, आप लोग के पास X हवा भरी है। तो क्या कह रहा है कि ये सिलेंडर, अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बार बाहर निकालता है। देखिए ये सिलेंडर है, इसमें X हवा भरी है, पूरी हवा भरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वायु निकालने वाला पंप, हवा निकालने वाला पंप हर बार, जितनी भी बार उसको पंप किया जाता है वो क्या करता है, इस X का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हर बार जितनी भी बार पंप करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने मान लिया है कि जो इसमें पूरी हवा भरी है वो X है, तो सबसे पहले इसमें कितनी हवा भरी है वो X है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A1 को मान लेंगे कि माना जो हम लोग का A1 है वो है X, A1 बराबर X, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जितना भी X है, अब जब वो वायु पंप करेगा तो क्या होगा, उसमें से 1/4 भाग हवा बाहर निकालेगी, X का 1/4 भाग। प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, X है, ठीक है, तो हम लोग ने A1 तो मान लिया कि X है, हम लोग A2 कैसे निकालेंगे कि A2 इक्वल टू X, ठीक है। देखिए हम लोग A2 कैसे निकालेंगे, पहले बार तो X भरा है, तो जब हम लोग इसमें से 1/4 भाग निकालेंगे तो इसमें से कुछ कम होगा, ठीक है, तो कम होने के लिए हम लोग घटा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, X पूरा है, जितनी भी हवा भरी है X है, उसमें से माइनस कर देंगे X के 1/4 भाग को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि X का X इंटू 1/4, इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम लोग क्यों X माइनस 1/4 क्यों नहीं करते। तो मैं बता दूं कि पहला तो आप लोग का पूरा जितना भी भरा है वो तो X है, जितना भी भरा है। अब X का हम लोग को 1/4 भाग निकालना है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। X का 1/4 भाग निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, A2 इक्वल टू X, अब क्या करेंगे X माइनस X इंटू 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आप लोग का 4x माइनस x, यहाँ आ जाएगा 3x/4। तो आप लोग का A2 ये है A2, ठीक है, A2 क्या आ जाएगा आप लोग का 3x/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x/4 में से
1/4 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, A3 हम लोग निकालने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें कितनी हवा बची होगी, इसमें कितनी हवा बची, 3x/4 हवा बची। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x/4 में से घटाएंगे 3x/4 के 1/4 पार्ट को। प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ है 3x/4 में से माइनस करेंगे पूरी हवा अभी कितनी बची है, 3x/4। अब क्या करेंगे, 1/4 हम लोग निकालेंगे इंटू 3x/4 करेंगे, क्योंकि जितनी भी हवा बची उसका 1/4 चौथा भाग। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, A3 = 3x/4 माइनस इन लोग का गुणा कर लेंगे तो 3x × 16। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 16, तो 4 3 = 12x। ठीक है, यहाँ 16 में 4 3 = 12x माइनस 16 से 16 कैंसिल 3x। ठीक है, 12x माइनस 3x यहाँ आ जाएगा 9x/16। तो आप लोग का A3 क्या आ गया, 9x/16। अब कितनी हवा बची है इसमें, 9x/16। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने 3 पार्ट निकाल लिया, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अब हम लोग क्या करेंगे, D से पता करेंगे कि क्या ये एक AP है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, D = A2 - A1 करेंगे। ठीक है, तो D A2 क्या है, D1 कर लीजिए आप लोग इसको। D1 A2 क्या है आप लोग का, 3x/4। ठीक है, 3x/4 माइनस A1 क्या है आप लोग का, x। तो अगर x के जगह कुछ नहीं तो हम लोग बटे में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ आपका -x/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, तो D2 = A3 - A1। ठीक है, A3 - A2। अब क्या करेंगे, A3 क्या है आपका 9x/16 माइनस A2 क्या है आप लोग का 3x/4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, ये मैंने अलग पार्ट किया है तो आप लोग इसको अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लिया 16 आया, यहाँ गया 9x माइनस 4 4 4 = 16। ठीक है, 4 3 = 12x। तो यहाँ आ जाएगा आपका -3/16 -3x/16। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का D1 है वो नॉट इक्वल है D2 के, यानी D1 तो हम लोग का -x/4 आया है और जो D2 है वो क्या आया है -3x/16। तो हम लोग का ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये AP नहीं है। ठीक है, तो देखिए D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक AP नहीं है। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इन लोग के नंबर के बीच का गैप बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोग का। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ कि मैंने शुरुआत में क्या किया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें हवा है, ठीक है, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए ये पूरा सिलेंडर है, इसमें हम लोग ने मान लिया कि जितनी भी हवा भरी है वो x है। ठीक है, अब जब भी वो बेलन हम लोग पंप करते हैं तो उसमें से 1/4 भाग हम लोग का निकल आता है। ठीक है, तो हम लोग ने मान लिया कि A1 = x। फिर A2 हम लोग ने कैसे निकाला, जितनी भी हवा है x उसमें से हम लोग ने घटा दिया x के 1/4 भाग को, x × 1/4। ठीक है, प्लीज़ इसको अगर समझ में आए तो दोबारा भी देखिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने A2 कैसे निकाला, x की जगह x लिखा -x × 1 x/4 आ गया, फिर एलसीएम लिया तो 3x/4 A2 का मान आ गया। अब इसमें पूरी हवा कितनी बची, 3x/4, जब हम लोग ने 1/4 भाग को निकाल दिया बाहर, तो अब इसमें कितनी हवा बची है, 3x/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x/4 हवा बची है तो A3 को निकालने के लिए 3x/4 में से घटाएंगे 3x/4 के 1/4 भाग को। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, 3x/4 माइनस इसमें से 1/4 भाग इंटू 3x/4 करके हम लोग ने कर दिया। फिर क्या किया, इसका एलसीएम लेके A3 हम लोग ने निकाल दिया 9x/16। अब हम लोग ने A1 A2 A3 तो निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D1 के लिए हम लोग ने किया A2 - A1, A2 क्या है 3x/4 माइनस A1 क्या है x, तो इसमें से इसको घटा दिया -x/4 आया D1 का मान, और D2 का मान कैसे हम लोग निकालेंगे,
कि A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 9x/16 माइनस A2 3x/4, तो इसमें से इसको घटाए तो हम लोग ने मिला 3x माइनस 3x/16। तो जो हम लोग का D1 है वो नॉट इक्वल है D2 का, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो सेकंड पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है ये हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल मतलब खुदाई, कुआं की खुदाई, ठीक है, कुएं की खुदाई, डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इफ कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब हम लोग एक कुआं को खोदते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट मीटर यानी 1 मीटर तक जब खोदते हैं तो उसकी लागत कितनी आती है 150 रुपये, ठीक है। एंड राइजेज बाई 15 फॉर ईच सबइक्वेंट मीटर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग एक कुएं को खोदते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं। जब पहले मीटर कुएं की खुदाई होती है तो उसमें 150 रुपये लागत आती है, यानी 150 रुपये लगते हैं पहले मीटर की खुदाई करने में, ठीक है। अब जब धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं दूसरे मीटर में 150 में 50 और जुड़ जाता है, यानी 50 रुपये और लग जाता है, यानी 200 हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखिए प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है, 150 में और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तुरंत आप लोग को समझा दूंगी कि देखिए A1 क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसा कि आप लोग दिख रहा है 150 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कुआं को पहले मीटर खोदेंगे 1 मीटर खोदेंगे तो उसमें 150 रुपये आएगा, तो हम लोग का जो A1 हो जाएगा 150। A1 में तो कोई दिक्कत नहीं होती। आगे क्या करना है, A2 कैसे निकालेंगे। अब देखिए 150 तो 1 मीटर में हुई, अब जब दूसरे मीटर तक खुदाई करेंगे तो 150 रुपये में 50 रुपये जुड़ जाएगा। क्या कह रहा है कि 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो 150 प्लस 50 यानी 200 हम लोग का हो जाएगा A2, ठीक है। अब A3 क्या हो जाएगा, 1 मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 200 यानी 150 प्लस 50। अब तीसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50 यानी तीसरे मीटर के लिए A3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 150 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल टू 250, ठीक है। A1 में हम लोग ने माना 150 है, A2 को 150 से 50 जोड़ा 200, A3 150 प्लस 50 इक्वल टू 250, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। D1 आ जाएगा हम लोग का A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है आप लोग का 200 माइनस A1 क्या है आप लोग का 150, D क्या आ जाएगा, D1 क्या आ जाएगा आप लोग का 50, ठीक है। यहाँ से हम लोग D2 भी निकाल लेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का A3 क्या है 250 माइनस A2 क्या है आप लोग का 200, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 50। तो ऐसा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि D1 इज़ इक्वल टू है D2 के, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यस इट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का एक बार आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट का साइन लगा के रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करिएगा, टिपिकल है पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the amount of money in the account every year when rupees 10,000, ठीक है। यहाँ 10,000 होगा, मैंने 1,000 लिखा है, तो 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो देखिए आप लोग जैसे मैं गई बैंक में और 10,000 रुपीज़ जमा कर दी, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, बैंक से हर साल
8% का हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं गई बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दी। तो सबसे पहले मैंने 10,000 रुपये, मेरे अकाउंट में मान लीजिए 1 भी रुपये नहीं थे, मैं गई 10,000 रुपये जमा कर दी, ठीक है। तो अब कितने हो गए मेरे अकाउंट में, 10,000 रुपये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा हम लोग का 10,000। तो मैं लिखूँगी A1 इक्वल टू 10,000, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से सुनते चलिएगा, तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने A1 तो मान लिया 10,000, यानी मेरे अकाउंट में इस समय 10,000 रुपीज़ है, मैंने जमा किए थे। अब हम लोग A2 कैसे निकालेंगे, देखिए हर साल मुझे क्या मिलेगा, जितना भी मैंने पैसा यानी 10,000 रुपये जमा किया है उस पर 8% की वार्षिक दर से हम लोग को क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास 10,000 तो पहले से अकाउंट में है ही, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 10,000 पे मुझको क्या मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 पे यानी प्लस 10,000 इंटू 8/100 यानी 8% की वार्षिक दर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, A2 इक्वल टू 1,000, ठीक है, सॉरी 10,000 प्लस यहाँ हो जाएगा आप लोग का 800, ठीक है। तो मुझे 800 एक साल में ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो A2 इक्वल टू आ गया आप लोग का 10800, ठीक है। तो 10,800 आप लोग का A2 आ गया। फ्रेंड्स देखिए 10,000 तो हम लोग के पास पहले से ही था अकाउंट में, ठीक है। तो हम लोग को 800 और मिल गया, तो A2 इक्वल टू क्या हो गया, 10,800, ठीक है। तो देखिए हम लोग के अकाउंट में इस समय कितना पैसा हुआ, 10,800। इस वक्त हम लोग के पास 10,800 है। तो हम लोग A3 कैसे निकालेंगे, हम लोग के अकाउंट में 10,800 तो पहले से है, पर एक साल बाद और हम लोग को मतलब वार्षिक दर पे ब्याज मिलेगी, ठीक है, 8%। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10,800 पे हम लोग को क्या मिलेगी, इंटू 8% का ब्याज मिलेगा, तो 8/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो A3 क्या आ जाएगा आप लोग का 10,800, ठीक है, प्लस 8 8 जा 64 का 4 6, ठीक है, 8 1 जा 8, तो 864 रुपये फिर हम लोग को मिल गया, क्या, जो 8% वार्षिक ब्याज, ठीक है। तो A3 यहाँ से क्या आ गया, A3 इक्वल टू 4 6 8 8 61, तो A3 इक्वल टू 11,664 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 और A3 का तो है हम लोग के पास, पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग D कैसे निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ठीक। तो A2 क्या है हम लोग के पास 10,800, ठीक, 10,800 माइनस A1 क्या है 10,000। तो जब 10,800 में से 10,000 निकालेंगे तो 800 बचेगा, तो D1 हम लोग के पास 800 बचा। अब D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। तो A3 क्या है हम लोग के पास 11,664 माइनस A2 क्या है आप लोग के पास 10,800 बस ना। अब 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो यहाँ आ गया आप लोग का 10 में से 4 में से 0 गए 4, ठीक है, यहाँ गया 6 और 16 में से 8 गई 8। तो आप लोग का D2 क्या आ गया 864। तो आप लोग देख सकते हैं जो D1 है वो नॉट इक्वल टू है D2, तो हम लोग कहेंगे नहीं, यह एक AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 नहीं आ रहा है, इन नंबर के बीच का गैप बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये था आप लोग का 4th पार्ट। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।